वेलकम बैक। गुलगप्पाड़े शोर शराबे में पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ऑपोजिशन को खरी खरी सुना दी। कहा, आप लोग 5 साल तक शोर शराबा ही करते रहेंगे, हम पंजाब को मिसाली सूबा बनाएंगे। मरियम नवाज वजीर खजाना की तकरीर पर मुस्कुराती रहीं और डेस्क बजाकर दाद भी देती रहीं। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे का ऐलान किया गया। 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25%, 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20%, पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज है। तालीम के लिए 69 अरब 74 करोड़ रुपए, सेहत के लिए 539 अरब 15 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए कर्जे बिला सूद फराहम किए जाएंगे। ये जो शोर कर रही है अपोजिशन, तरक्की करता पंजाब नहीं देख सकती। तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे। आज पंजाब पे कोई चोर परवेज लाई, करप्ट बुजदार नहीं, हर गली साफ, हर रास्ता कुशादा, सोना उगलते खेत, बढ़ती तिजारत और खुशहाल अवाम। ये है मरियम नवाज शरीफ का 5 साल का विजन। पंजाब असेंबली में हुकूमती वजीर और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था, एक दूसरे को धक्के। स्पीकर ने सिक्योरिटी तलब कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान काली पट्टियां बांधकर बजट इजलास में शरीक हुए। जैसे ही वजीर खजाना ने तकरीर शुरू की तो अपोजिशन ने नारेबाजी शुरू कर दी और एजेंडे की कॉपियां फाड़कर वजीर खजाना की तरफ फेंकी। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान अलामती तौर पर ईवान में मौजूद थे। पाकिस्तान के आम शहरियों को बजट से सख्त मायूसी। महंगाई से पिसे शहरी कहते हैं, बजट तो बिल्कुल सुरमा ही निकाल चुका है। टैक्स लगाने वालों को सोचना चाहिए था, आम आदमी को कैसे रिलीफ दे। टैक्स दहिंदा और ना दहिंदा से यकसा सुलूक हो रहा है। तनख्वाहदार तबके से सख्त ज्यादती की गई। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने एतराफ किया, हम शायद तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। शहबाज शरीफ और 100 गुना रिलीफ देना चाहते थे। जो रास्ता इख्तियार किया वो मुश्किल है, तकलीफ होगी। शहबाज शरीफ साहब और 100 गुना की रिलीफ देना चाहते थे, हम शायद उस तरह से नहीं दे सके कि आपके पूरे मियार के ऊपर उठ सके। जो रास्ता शहबाज शरीफ साहब ने इख्तियार किया है, मुश्किल जरूर है, तकलीफ आई है। आवाम की मुश्किलात के लिए बजट पेश किया जाता है। महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। सोचना चाहिए था टैक्स लगाने वालों को, हुकूमत को, एक आम आदमी को रिलीफ कैसे मिले। इससे उल्टा और कारोबार कम हो। हम दुश्मन बजट था, हम इसको मुसरत करते। इतने टैक्स लगाए हर एक चीज पे, गरीब बंदे और भी जुड़ गए। आम आदमी तो पिस गए। जो टैक्स नहीं देता उसके साथ भी वही सलूक है, और जिसने 100 रुपए में से 35 रुपए देने हैं उसके साथ भी वही सलूक है। बजट के अगले ही दिन दूध फरोश भी दूध 50 रुपए फी लीटर महंगा करेंगे। दूध फरोशों की जिद, कमिश्नर कराची 10 रुपए फी लीटर इजाफे पर रजामंद। जराए ये कहते हैं कमिश्नर कराची और दूध फरोशों के दरमियान कीमतों में इजाफे पर मुज़ाकरात हुए जो बेनतीजा खत्म हो गए। कमिश्नर कराची ने 50 रुपए इजाफे को मुस्तरद कर दिया और 10 रुपए इजाफे पर रजामंदी जाहिर की। डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रहनुमा शाकिर गुज्जर ने कहा है, कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों में इजाफा नहीं किया तो अज खुद इजाफे का ऐलान कर देंगे। जराए ये कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत, नमक, सरसों का तेल, चारे और चोकर की कीमतों में नुमायां कमी हुई है। डेयरी फार्मर 3 महीने पहले की पैदावारी लागत पर कमिश्नर कराची से इजाफा मांग रहे हैं। बजट पर सब इत्तेहादियों को एतमाद में लिया था। वजीर खजाना का दावा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त है। वजीर खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफे पर एतराज भी मुस्तरद कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट है, सबको बजट की प्रेजेंटेशंस दी हैं, ऑन बोर्ड लिया है। कल आपने उनकी रिप्रेजेंटेशन देखी भी है इन द पार्लियामेंट। IMF मिशन यहाँ से होकर गया है। इस वक्त ये कहूंगा कि मुस्बत पेशरफ्त है कि जब तक कुछ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो ना जाए तो तब तक मैं कोई रियलिटी के साथ बात नहीं करना चाहता।
वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी के सख्त सवालात। कहा 45,000 तनख्वाह वाले की सिम क्लास कर दी, अरबों की प्रॉपर्टी वाले से आप सवाल नहीं कर सकते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रॉपर्टी कैसे बनाई, तनख्वाहदार पर छुरी चला दी। कौमी असम्बली, सेनेट और वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा दिया। एलीट क्लास को बिजली और गैस और फ्यूल मुफ्त दे रहे हैं, अपने अखराजात कम नहीं कर रहे और गरीब पर बोझ डाल रहे हैं। आप बातें करते हैं, सिस्टम ठीक करना ही नहीं चाहते। वज़ीर खजाना ने तस्लीम कर लिया कि आपकी कुछ बातें दुरुस्त हैं। आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी जाती है, किसी में जुर्रत हुई है किसी से पूछ ले, पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने ये कहां से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है। एफबीआर को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है वीवीआईपीज़ को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असेंबली, सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने पीएम हाउस का बजट इंक्रीज किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी है हमने। आप कल एडवोकेसी कर रहे थे हबीब बैंक की, आप बताएं उनका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। आपके MBA 25,000 रुपए पे आपका हबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे? आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं। जो आपने जनरली बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। हुकूमत ने ईद कुर्बान से पहले तनख्वाहदार तबके की कुर्बानी कर दी, टैक्स भी दुगना कर दिया। बजट में तो अभी जो लगा है सैलरीड पर्सन के ऊपर ज्यादा लग गया है, सैलरी के ऊपर भी जो है ना टैक्स लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा जो इस बजट में नुकसान हुआ है वो सैलरीड पर्सन का हुआ है। जो सैलरी क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को जीते जी मार दिया गया, डबल छुरी चला दी। 2.5% इनकम टैक्स को 5% कर दिया गया, कम तनख्वाहदार पर टैक्स भी दुगना कर दिया। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स के 5 स्लैब मुतारिफ कराए गए हैं। माहाना 50,000 से ज्यादा तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स दुगना किया गया है। सालाना 6 से 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% करने की तजवीज दी गई है। यूँ 55,000 माहाना तनख्वाह पर 250 रुपए, 60,000 तनख्वाह पर 500 रुपए, 75,000 तनख्वाह पर 1,250 रुपए, 90,000 माहाना तनख्वाह पर 2,000 रुपए और 1 लाख तनख्वाह पर 2,500 रुपए इनकम टैक्स अदा करना होगा। सालाना 22 लाख यानी माहाना 1,83,000 तनख्वाह पर माहाना 2,500 रुपए फिक्स टैक्स के अलावा 10 लाख पर 15% इनकम टैक्स देना होगा। यूँ 1.25 लाख तनख्वाह पर 6,250 रुपए, 1.5 लाख तनख्वाह पर 10,000 रुपए माहाना इनकम टैक्स आयद किया गया है। 10 लाख पर 25% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। इस तरह 2.25 लाख माहाना तनख्वाह पर 13,750 रुपए, 2 लाख तनख्वाह पर 17,168 रुपए, 2.25 लाख तनख्वाह पर 25,417 रुपए, 2.5 लाख तनख्वाह पर 31,667 रुपए और 3.25 लाख तनख्वाह पर 38,334 रुपए इनकम टैक्स लिया जाएगा। आइंदा बजट में 3 लाख तनख्वाह पर 45,834 रुपए, 3.25 लाख तनख्वाह पर 53,334 रुपए, 3.5 लाख तनख्वाह पर 61,250 रुपए और 4.25 लाख तनख्वाह पर 70,000 रुपए इनकम टैक्स आयद होगा। 4 लाख तनख्वाह पर 78,750 रुपए, 4.25 लाख तनख्वाह पर 87,500 रुपए, 4.5 लाख तनख्वाह पर 96,250 रुपए और 5.25 लाख तनख्वाह पर 1,05,000 इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। आइंदा माली साल 5 लाख तनख्वाह पर 1,13,750 रुपए, 5.25 लाख तनख्वाह पर 1,22,500 रुपए, 5.5 लाख तनख्वाह पर 1,31,250 रुपए और 6.25 लाख तनख्वाह पर 1,40,000 रुपए इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। आइंदा बजट में 6 लाख माहाना तनख्वाह पर 1,48,750 रुपए, 6.25 लाख तनख्वाह पर 1,57,500 रुपए, 6.5 लाख तनख्वाह पर 1,66,250 रुपए, 7.25 लाख तनख्वाह पर 1,75,000 रुपए और 7 लाख तनख्वाह पर 1,83,750 रुपए इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। शुएब निजामी, एयरवाई न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को जहर कातिल करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कुर्बानी की बात आए तो आवाम को आगे कर दिया जाता है। अशराफिया बैरून मुल्क से अपना पैसे वापस लाएं, कर्जा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बजट को जहर कातिल समझती है। जो सैलरी क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है।
टैक्सेशन ऐसे सेक्टर्स पे लगाई गई है जिससे कि हमारी इकोनॉमी मजीद पीछे जाएगी। जब कुर्बानी की बात आए तो पाकिस्तान के अवाम ने, और जब अयाशी की बात आए तो अशराफ ही आगे आगे हो। अगर इनको इस मुल्क से इतनी मोहब्बत है जिस पे ये सियासत करते हैं, वो जायदादें जो कि इन्होंने मुल्क से बाहर बनाई हुई हैं, वो पैसे जो इन्होंने मुख्तलिफ बैंकों में रखे हुए हैं, उसको ले आए, हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघल न सकी। ज़राए का दावा है बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से सख्त दिलबर्दाश्ता हैं। मुतालबात न मानने की सूरत में बजट सेशन और वोटिंग का बॉयकॉट कर सकते हैं। 1 ट्रिलियन का खसारा अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को हमने हर बिजनेस से निकालना है। पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को एतमाद तक के अंदर नहीं लिया गया कि क्या बजट लाया जा रहा है। बजट मंजूर कराना नून लीग के लिए दर्द सर बन गया। पीपल्स पार्टी का मुतालबात से पीछे हटने से साफ इनकार। दोनों पार्टियों में अब भी डेडलॉक बरकरार। एतमाद में नहीं लिया गया है, हमसे डिस्कस नहीं किया गया है पीपल्स पार्टी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक और राना सना पर मुश्तमिल हुकूमती टीम ने आज दूसरे रोज भी पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम के साथ सर जोड़े। पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि उसे बजट पर एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को एतमाद तक के अंदर नहीं लिया गया कि क्या बजट लाया जा रहा है। बजट डॉक्यूमेंट सिर्फ IMF के गुणगारा है। बजट के अंदर देखते हैं कि वही निजकारी के कसीदे, हम निजकारी किसी सूरत में कबूल करने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट को हमने हर बिजनेस से निकालना है। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि चाहते हैं नून लीग बजट के मामले पर हमारी बात सुने। वी नीड अ स्पेस इन पंजाब, तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए वो एटमॉस्फेयर बनना ज़रूरी है। अभी आप कुछ नहीं कह सकते, अभी तो बजट बन रहा है। हम ये कह रहे हैं कि बजट जो बन रहा है उस पे हमें भी हमारी राय भी दी जाए। पीपल्स पार्टी को शिकवा है कि मुस्लिम लीग नून मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। पंजाब में तकर्रियों और तरक्याती मंसूबों में पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से मायूस हैं। फैसला किया है कि हुकूमत उनके लहजे और अंदाज में जवाब दिया जाएगा। जाली अरकान बजट सेशन और वोटिंग का बाइकाट भी कर सकते हैं। सर इस वक्त सारी नजरें आप पे हैं। सर पीपल्स पार्टी वोट दे रही है सर बजट के मामले पर। सर ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करा दी। बाकी मुतालबात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद बातचीत की जाएगी। और ऐसी सूरत में जब पीपल्स पार्टी नाराज है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खिदमात की भी तारीफ की। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात से पहले नवाज शरीफ को एतमाद में लिया था। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुलाकात से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया। लीगी क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान से राबतों की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात कर चुके हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और कराची में पुलिस मोबाइल में आकर डकैती की वारदातें। मोबाइल में आने वाले सादा लिबास एहलकारों की पान शॉप पर लूट मार की वीडियो सामने आ गई। गुलशन 13D के इलाके में सादा लिबास एहलकारों में से एक जबरदस्ती दुकान में घुस गया। दुकानदार से फोन छीन कर साथी के हवाले किया। दुकानदार को पकड़कर मोबाइल में ले गया। दुकानदार शाहजेब मोगल मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया उसकी जानिब से कि 2 जून को 3 सादा लिबास अफराद ने कैश काउंटर से 7,000 रुपए निकाले। गुज़श्ता रोज दोबारा उसी मोबाइल में सादा लिबास में 3 अफराद आए। 50,000 की सिगरेट और 15,000 रुपए लूटे। पुलिस मोबाइल में बिठाया और जेब से 10,000 रुपए भी निकाल लिए। बगैर नंबर प्लेट वाली मोबाइल में कार्रवाइयां की जा रही हैं। कराची में पुलिस मोबाइल में आकर लूटमार। मोबाइल डीएसपी का बेटा चलाता था। डीएसपी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। लूटा हुआ सामान पुलिस मोबाइल में रखने में मदद करने वाले को भी पकड़ लिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर बताइए इस हवाले से। गुलशन इकबाल के इलाके में गुज़श्ता रोज डकैती का एक वाक़या पेश आया था जिसमें पुलिस मोबाइल में आने वाले 2 मुलजमान ने
نہ صرف پان کی دکان میں گھس کر ڈکیتی کی تھی بلکہ اس پان کی دکان کے مالک کو گلشن چورنگی تک لے گئے اور اس کی وہاں سے بھی جیب سے 10,000 روپے نکالے. مجموعی طور پر 50,000 روپے کے سگریٹ اور 25,000 روپے کیش ملزمان نے لوٹا تھا, جبکہ 2 تاریخ کو 7,000 اس سے پہلے بھی یہ لوٹ کر گئے تھے. پولیس کی جانب سے سب سے پہلے اس شخص کو حراست میں لیا گیا جس کی تصویر CCTV فوٹیج میں واضح تھی. تو پتہ یہ چلا کہ پولیس نے جس شخص کو اٹھایا وہ خود ان ملزمان کو نہیں جانتا تھا, اور اس کی جانب سے یہ انکشاف سامنے آیا کہ وہ تو ان کو پولیس اہلکار سمجھ کر مدد کرتا رہا, کیونکہ انہوں نے جب وہاں پر چھاپہ مار انداز میں کارروائی کی تھی انہوں نے اس قریب کھڑے شہری کو کہا کہ ذرا ہماری مدد کر دو, اور وہ سگریٹ, پیسے اور جو دیگر سامان اندر سے اٹھاتے ہیں. تو نذیر یہ بتائیے کہ یہ ملزمان اب تک کتنی وارداتیں کر چکے ہیں اور کیا DSP خود بھی اس میں ملوث ہے؟ دیکھیں DSP انسداد اغوا برائے تاوان سیل کا DSP ہے ظفر, اور اس کے بیٹے کو اس وقت گلشن اقبال تھانے کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے. میں خود بھی یہاں پر موجود ہوں. اس پورے چھاپہ مار کارروائی کے دوران پولیس کی جانب سے 0 ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے. اس پولیس موبائل کو بھی پولیس گلشن تھانے تک لے آئی ہے جس کے اندر یہ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا تھا. اس وقت SSP AVCC انیل کی جانب سے DSP اور اس کے بیٹے سے بیانات لیے جا رہے ہیں اور ان تمام کڑیوں کو ملایا جا رہا ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ رات کو وہ کہاں تھے. ان کی جانب سے اپنے دفاع میں جوابی بیان دیے جا رہے ہیں. اور جو پولیس تو کی جانب نذیر سے یہ بتائیے کہ اس پولیس موبائل میں کتنے لوگ سوار ہوتے تھے, کیا وہ تمام جو ہیں وہ پولیس اہلکاری تھے؟ دیکھیں یہ بات ابھی چونکہ یہ بیانات شروع ہوئے ہیں اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ایک شخص موبائل کے اندر بیٹھا رہا, 2 اتر کر آئے تھے جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور ایک نے چشمہ پہنا ہوا تھا. انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کی پوری کوشش کی تھی, لیکن کچھ مارک ایسے تھے پولیس موبائل کے اوپر کہ پولیس نے صرف ان چند نشانات کی وجہ سے نہ صرف اس موبائل کو ٹریس کیا بلکہ اس موبائل کا جو 2022 میں DSP AVCC جو کہ انسداد اغوا برائے تاوان سیل ہے اس کا DSP لیگل ہے, اس کو یہ موبائل الاٹ کی گئی تھی اور پولیس نے اس موبائل سمیت ہی اس DSP کو اور اس کے بیٹے کو. نذیر ویڈیو میں ہمیں 2-3 لوگ نظر آ رہے ہیں جو ماسک پہنے ہوئے ہیں, کیا انہی میں سے کوئی DSP کا بیٹا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک DSP کا بیٹا حراست میں لیا ہے, دوسرا بھی پولیس کی تحویل میں نہیں آ سکا ہے. تو پولیس نے 7 مزید اس میں ایسے ملزمان ہیں جن کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا دی ہیں. اس وقت پولیس کی ٹیمیں مختلف مقامات پر جا رہی ہیں چھاپہ مار کارروائی کے لیے, اور جو شہری جس کی ویڈیو سامنے آ گئی تھی جس کو سب سے پہلے حراست میں لیا گیا تھا تو پولیس ممکنہ طور پر اس کو بیان لینے کے بعد چھوڑ سکتی ہے, کیونکہ علاقے میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ شخص اس کا پان کی دکان کے قریب ہی گھر ہے اور یہ ایک شریف شہری ہے. تو نذیر یہ جو پولیس موبائل ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ VIP موومنٹ پر ہے یا پھر اس کے کیا یا گشت پر ہے؟ دیکھیں اسپیسیفک اس موبائل کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو عدالت میں کیس چلتے ہیں, چونکہ یہ DSP لیگل کو دی ہوئی ہے تو DSP لیگل کا یہ کام ہوتا ہے کہ عدالت کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس معاملات میں ملزمان کو لانا لے جانا, کیس کو پرسو کرنا, پروسیڈنگ کرنا, جو ملزم اغوا برائے تاوان کے کیس میں پکڑا جائے اس کیس کو پروڈیوس کرنا اور اس ملزم کو سزا دلوانا, اس پورے قانونی معاملات. یعنی یہ پولیس موبائل انصاف دلوانے میں تعاون کرتی ہے, لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوٹ مار کرنے میں یہ موبائل جو ہے استعمال کی جا رہی ہے. یہ بتائیے DSP کا بیٹا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر ابھی جو ہمارے سامنے DSP کا بیٹا اس وقت موجود ہے اس کی عمر بہت زیادہ 25 سے 27 سال کے درمیان ہوگی, اور اس کا یہی کہنا ہے کہ رات کو جو اس کے ساتھ دوست تھا وہ بہادر آباد کا رہائشی تھا اور ایک مختلف سن لڑکوں کے ابھی نام بتائے ہیں. وہ کیس ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ جس جگہ پر یہ واردات ہوئی ہے وہاں پر موجود تھے. وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ موبائل اس کے پاس تھی اور وہ اس راستے کے بھی بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت گلشن 13D کے علاقے میں موجود تھے, لیکن وہ اس واردات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. جبکہ CCTV فوٹیج بھی سامنے ہے. پولیس کی جانب سے جو ٹیکنیکل طریقہ کار ہے, CDR ہے اور دیگر تمام. تو نذیر اس وقت DSP اور ان کا بیٹا کہاں پر ہے, کون ان سے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں DSP اور اس کا بیٹا اس وقت SHO گلشن اقبال کے روم میں موجود ہے, جہاں پر اس وقت میں خود بھی ہوں. یہاں پر SSP AVCC ہیں, دیگر افسران ہیں, کیونکہ جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور اس کی CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے, ایئر نیوز نے خبر نشر کی ہے تو فوری طور پر گورنر سندھ کی جانب سے نوٹس لیا گیا. IG سندھ اور ایڈیشنل IG نے فوری احکامات دیے. DIG ایسٹ غلام افسر میسر کی جانب سے
टीम तश्कील दी गई और सुबह से पुलिस इस पर काम कर रही थी और अब चंद घंटों के अंदर ही ये 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब देखना ये है कि पुलिस इसके अंदर किसको फिक्स करके बाकायदा गिरफ्तार करती है और मजीद इसमें कितने लोग गिरफ्तार होते हैं, क्योंकि 3 तो इसके अंदर मुलजिमान नज़ीर, हैं। एक तो पान वाला था जो सामने आया, इसके अलावा भी क्या कोई और सामने आया है जिसने ये दावा किया हो कि इस तरह की कोई डकैती उसके साथ हुई है, और क्या इन लोगों से कुछ बरामद किया गया है? देखें, ऐसे 4 से 5 अफराद जिनका ताल्लुक लियाकताबाद और नाजिराबाद और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाकों से जो ठेले या पान की केबिल लगाते हैं, उनकी जानिब से पुलिस को कुछ इत्तलात मौसूल हुई हैं कि इसी तरीके से ये आते हैं और पूरा जो गल्ला होता है, जो कैश काउंटर होता है, वो उठाकर जबरदस्ती ले जाते हैं और ये अगर इनसे कोई बहस की जाए तो ये बंद करने की धमकी देते हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। इन्होंने इस पान वाले से भी ये कहा था कि हम इलाका पुलिस नहीं, हम एजेंसी हैं, हम कोई आम पुलिस वाले नहीं हैं। और वो इस तो पान वाला नज़ीर, कब से ये मोबाइल इन अजीम कामों में इस्तेमाल हो रही है और अब तक कितनी वारदातें कर चुकी हैं, इस बारे में कुछ पता चला? देखिए, इस मोबाइल से मुतल्लिक तो पुलिस अब डाटा निकाल ही लेगी क्योंकि हर मोबाइल में एक ट्रैकर लगा होता है, लेकिन माजी में भी कराची के स्पेशलाइज यूनिट हों या दीगर इदारे हों, उसके अंदर इस तरह के कारनामे जो पुलिस की काली भेड़ें वो अंजाम देती रही हैं, जिनको बतरफ भी किया जाता है, मेजर पनिशमेंट होती है, सजाएं दी जाती हैं, लेकिन हर कुछ अरसे बाद एक केस ऐसा सामने आ जाता है जो महकमे के लिए बदनाम। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में जाली स्टाम्प पेपर्स का धंधा उरूज पर है। टीम सरेआम ने डिप्टी कमिश्नर के नाम पर स्टाम्प पेपर हासिल कर लिया है। लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प पेपर पुरानी तारीखों पर दिया जा रहा है। ये मामला है क्या? एंकर पर्सन इकरारुल हसन हमारे साथ मौजूद है। इकरार, आप शो कर चुके हैं इस पर, बताइए क्या माजरा है? जी, बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है। किसी एक जगह पर नहीं, लाहौर में जो 3 कचहरियां हैं, 3 जो कोर्ट्स हैं, जिला कचहरी लाहौर, मॉडल टाउन कोर्ट्स और कैंट कचहरी, वहाँ सरे आम जो इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प पेपर्स हैं वो पुरानी तारीखों में फरोख्त किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप किसी के नाम पर भी वो हासिल कर सकते हैं। इससे होता यह है कि आप किसी भी किस्म की डीड, इकरारनामे, बयान हलफी, वसीयत और किसी भी तरह के जाली डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं किसी भी दूसरे शख्स के नाम पर, चाहे वो जायदाद हथियाने का मामला हो, वो चाहे किसी भी तरह का सिविल मैटर हो, चाहे वो क्रिमिनल मामला हो। और अल्टीमेटली ये सारा बर्डन पाकिस्तान के अदालती निजाम के ऊपर आता है, क्योंकि आप कोई भी जाली दस्तावेज या जाली स्टाम्प पेपर जो वेरीफाइबल है वो जब किसी कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो जाहिर है फिर मामला मजीद लटक जाता है और जाली दस्तावेजात के जवाब में जाली दस्तावेजात आती रहती हैं और ये गोरख की तरह से चलता रहता है। हैरानकुन बात यह है कि लाहौर की जिला कचहरी में बैठे हुए स्टाम्प पेपर फरोश जो लोग हैं उनकी जानिब से स्टाम्प पेपर फरोख्त किए गए और हमने वो स्टाम्प पेपर डिप्टी कमिश्नर लाहौर रासिया हैदर साहिबा के नाम पर हासिल किया, जो कि जाहिर है वहां पर मौजूद नहीं थी। और हमने उनसे, उनकी टीम से राबिता किया और उनके नजदीक ये मामला गैर अहम मामला था कि किसी के भी नाम पर, चाहे वो कोई जिंदा शख्स है, चाहे वो इस दुनिया से जा चुका है, पिछली तारीखों में इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प पेपर जिनको बार कोड से, जिनको QR कोड से वेरीफाई भी किया जा सकता है, वो बरसरेआम फरोख्त हो रहे थे। कैंट कचहरी से भी हमने स्टाम्प पेपर खरीदे, वहां के असिस्टेंट कमिश्नर के नाम पर। मॉडल टाउन कोर्ट, वहां से भी हमने स्टाम्प पेपर खरीदे, वहां के डिप्टी कमिश्नर और वहां के असिस्टेंट कमिश्नर और लाहौर के डिप्टी कमिश्नर के नाम पर। और ये धंधा सरेआम जारी है, जिससे आप अंदाजा कीजिए कि किस कदर फॉर्जरी हो रही है। काफी टाइम से ये धंधा शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया इकरार आपका। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।